मैं भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र लीगल सेल का माइनॉरिटी का चेयरमैन हूँ। अगर वो पार्टी अगर मुस्लिम के अपोज रहती या उनका कुछ मफाद रहता, मेरे जैसे छोटे अदना इंसान को वो इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट नहीं देते। नहीं, कुछ सर बताने के लिए कुछ लोग हैं वहां पर, क्योंकि हमने लास्ट इलेक्शन 19 के इलेक्शन में भी देखे, लोकसभा इलेक्शन में भी देखे कि सिंगल मुस्लिम को उन्होंने टिकट नहीं दिया यूपी में। ऐसा नहीं है। 370 जो वो यहाँ से हटे, इसका फायदा आप लोगों को हुआ या नहीं? तो वो साहब ने कहा हम इतने शुक्रगुजार हैं जी पीएम मोदी जी के। बीजेपी भी दावा करती है कि वो मुस्लिम खवातीन की वोट भी ले रही है। वो बेशक 100% है। जो तलाक का जो इश्यू वो हुआ था सब नहीं, इसकी जिम्मेदार भी आप ही की पार्टी को कहलाया जाता है। आम मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी गवर्नमेंट है, आप अगर रेशो निकाल के देखेंगे यूपीएससी का, तो सबसे ज्यादा मुस्लिम बच्चे और बच्चे आज आईएएस आईपीएस हो रही है। ये पहले क्यों नहीं हुआ? और ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों की दुश्मन नहीं है। मैंने आदाब है महाराष्ट्र न्यूज टुडे के प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ अगर मैं करना चाहूँ तो यूं है कि जनाब वकील है पेशे से, उसके अलावा महाराष्ट्र और गोवा नोटरी एसोसिएशन के सदर है और फिल्म सिटी के सेंसर बोर्ड के फिल्म इंडस्ट्री के सेंसर बोर्ड के मेंबर भी रह चुके हैं। जनाब का जिंदगी की शुरुआत वकालत जब उन्होंने पढ़कर तो आए तो उन्होंने अपनी शुरुआत की हाई कोर्ट के सरकारी वकील से थोड़ी दिन प्रैक्टिस करने के बाद, और आज शहर के जाने माने वकील है। ऐसी शख्सियत है जिनके पास कोई भी अगर जरूरतमंद आए किसी सरकारी काम से तो वो काम वो कर ही देते हैं, चाहे उन्हें उसमें नुकसान क्यों ना हो। जनाब, मेरी मुराद है जनाब एडवोकेट सैयद सिकंदर अली साहब से। आइए जरा उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपने वकालत ही पेशा क्यों चुना? क्या इंटरेस्ट था आपको? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं रूबरू जो चैनल है जो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी मशहूर है, मैं एक अदना इंसान हूँ, मगर आपने इस काबिल समझा और आपने मुझे वक्त दिया, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एमएससी केमिस्ट्री एलएलएम, हालांकि मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहता था और मेरा रिटर्न भी मैंने क्वालिफाई किया था, मगर कुछ वजूहात की वजह से मैं इंटरव्यू को ज्वाइन हो नहीं सका, क्योंकि मेरे वालिद का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और उसी दिन इंटरव्यू की डेट थी। तो मैंने इंटरव्यू को ना जाते हुए मेरे वालिद के ऑपरेशन को तरजीह दिया और वो एक मेरी जिंदगी का यू टर्न था, क्योंकि वालिद मेरे जज रह चुके हैं, दादा भी मेरे एक काबिल जज थे, तो इस विरासत को आगे बढ़ाना था। और 1997 में मैंने नांदेड़ बार से लॉ की प्रैक्टिस की शुरुआत की और मुझे ऐसा लगा कि हर एक घर में एक वकील इसलिए होना चाहिए। आज के जमाने के भी हालात और आज के भी हालात कुछ बदले नहीं है, और मैंने नांदेड़ छोड़ा और औरंगाबाद हाई कोर्ट को ज्वाइन किया 1999 से 2004 तक मैट, महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट और हाई कोर्ट में मैंने काफी काम किया। 2004 में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने
मुझे सरकारी वकील हाईकोर्ट बोलकर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ और मुझे हाईकोर्ट में सरकारी वकील के तौर पर खिदमत करने का मौका मिला। चूंकि ये फील्ड इतनी वास्ट है कि हमको कौम को, हमारी बिलोंग करता हूं मैं मुस्लिम मोहम्मदन फैमिली से या मुस्लिम रिलीजियस से, तो हमारी कौम को, हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए भी मैं एक मिसाल बनना चाह रहा था। अल्लाह ताला ने उसे बड़ी कामयाबी दी और अपने प्रोफेशन में भी मुझे काफी कामयाबी मिली, काफी अच्छे अहदों पे भी रहा हूं। इसलिए मेरा रुझान पूरी तरह, यानी आप एक्सीडेंटली वकालत पेशा में आ गए। एक्सीडेंटली वकालत पेशे में आया। सर, हाई कोर्ट में सरकारी वकील होने के बाद फिर आप नौकरी में इस तरफ कैसे क्या हो गए? क्योंकि 2006 में मेरा हाईकोर्ट का पीरियड खत्म हो रहा था, तो मेरे एक उस्ताद थे हाईकोर्ट जस्टिस है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, उनका ट्रांसफर औरंगाबाद बेंच को हो गया था। तो होता क्या है, अमूमन जो उस्ताद रहते हैं हाईकोर्ट में, मैंने उनसे कहा कि मैं अब एक्सटेंशन नहीं करूंगा क्योंकि आप यहाँ आ गए हैं, इससे मैं वापिस मैच जा रहा हूं। उस उसना में एक ऐसा इंसिडेंस हुआ, एक नोटरी वकील साहब ने, मैं नाम नहीं लूंगा उनका बेचारों का, कि अंधाधुंध कारभार और एक फीस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ठहराई हुई रहती है उससे ज्यादा उन्होंने डिमांड की और वो 3-4 हजार रुपये। तो मुझे लगा कि मैं खुद सरकारी वकील हाईकोर्ट हूं, ये प्रोफेशन में है क्या। तो फिर मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली को, वहां मैंने अप्लाई किया और मेरा 2007 में नोटरी का तखर्रुज हो गया। सर, एक कामयाब इंसान बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो कहा जाता है उसका पीआर होता है। बेशक। तो आपको आपका पीआर ने यहाँ तक पहुंचाया। बेशक। और जो नौजवान, हमारे जो नौजवान लड़के हैं, जो नौजवान लोग हैं, उनसे आप किस तरह कहें? क्योंकि क्या हो रहा है, जिस तरह समाज बन गया है वहां पर मुस्लिम और गैर मुस्लिम लोगों में एक बहुत गैर यानी दूरियां हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। असल में मैं ये मानता हूं क्योंकि हर समाज में 1% लोग जिनकी निगेटिविटी होती है उसके वजह से, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो या क्रिश्चियन भाई हो या जो भी हैं, उनके वजह से समाज बदनाम होता है। मगर मैं औरंगाबाद में आने के बाद देखा हूं, या थोड़ा क्योंकि इसलिए कि भी मैं महाराष्ट्र एंड गोवा का भी नोटिफिकेशन का चेयरमैन हूं और 6 महीने पहले मुझे ऑल इंडिया नोटिफिकेशन का भी चेयरमैन बनाया गया है। इन चीजों को देखते हुए मैंने कई अवेयरनेस, जो लीगल फ्री एड जो देना चाहिए था, मैं वो कैंप लेते रहता हूं पूरे महाराष्ट्र में। और मुस्लिम बड़े बड़े इदारों में जाके, जैसे बॉम्बे का अंजुमन हो, नागपुर के, या औरंगाबाद में मौलाना आजाद कॉलेज मुस्लिम बड़ा इदारा है। आपका काम बहुत ज्यादा है, आप काफी मसरूफ भी रहते हैं। मेरा सवाल ये था कि संवाद नहीं होना मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करता है, एक दूसरे को समझना कहाँ तक जरूरी है आज के समाज में? चूंकि आप बीजेपी के भी एक जिम्मेदार शख्स है महाराष्ट्र के लीगल सेक्टर पे देखा जाए तो। मैं भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र लीगल सेल का माइटी का चेयरमैन हूं और मैं कई सालों से कांग्रेस का काम किया करता था, राष्ट्रवादी का भी काम किया हूं। मगर क्योंकि मुझे ये ऐसा लगा कि जो आज जो हो रहा है हिंदू मुस्लिम, कई साल पहले तक ये थोड़े पैमाने पे था, मगर आज इसको बहु बनाकर अपना वहां पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मेरा मानना है कि हमारे आज भी पुराने ताल्लुकात के लोग हमारे घर शिरखुरमा पीने आते हैं, दिवाली को हम उनके पास जाते हैं। जो पढ़े लिखे जो लोग हैं उनमें ये चीजें नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स का एक वजूद है जिसके लिए हिंदू मुस्लिम में ये दरार पैदा की जा रही है। नहीं, इसकी जिम्मेदार भी आप ही की पार्टी को कहलाया जाता है। ये प्रोजेक्ट किया गया है वैसा, क्योंकि अभी
मैं अखिलती सेल का, बीजेपी का, लीगल सेल का मैं जो काफी नजदीक से देखा हूं, क्योंकि मैं ऑल इंडिया फिल्म सेंसर बोर्ड का 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे अपॉइंट किया है। अगर उनके दिल में अगर ऐसा रहता, वो पार्टी के दिल में, कि एक मुस्लिम को अपना पे इतनी बड़ी पोस्ट पे, मैं समझता हूं महाराष्ट्र में मैं एक ऐसा उसमें वाहिद शख्स होगा जो ऑल इंडिया फिल्म सेंसर बोर्ड पे मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे मैं गया हूं। अगर वो पार्टी अगर मुस्लिम की अपोज रहती या उनका कुछ मफाद रहता, मेरे जैसे छोटे अदना इंसान को वो इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट नहीं देते। नहीं, कुछ सर बताने के लिए कुछ लोग हैं वहां पर, क्योंकि हमने लास्ट इलेक्शन 19 के इलेक्शन में भी देखे, लोकसभा इलेक्शन में भी देखे कि सिंगल मुस्लिम को उन्होंने टिकट नहीं दिया यूपी में। ऐसा नहीं है, क्योंकि सिंगल जो आज जो यानी कि कैसा है कि टिकट देना और चुनकर आना, इसमें काफी फर्क है। टिकट देंगे तो चुन कर आएंगे ना। टिकट जब ऐसे लोग आएंगे सामने कि जो काबिलियत रखते हैं, वो अगर चुन के आएंगे तो जरूर उनको टिकट दिया जाएगा। मगर 2024 के जो इलेक्शन होने वाले हैं, इंशाल्लाह उसमें आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम लोगों को टिकट मिलने वाले हैं। और आजकल अपने जैसे शाहनवाज खान साहब है, कई लोग हैं जो आजकल वाजपेयी के जमाने में हुआ करते थे, शाहनवाज साहब भी हुआ करते थे, नकवी साहब भी हुआ करते थे, लेकिन आज उनको साइड ट्रैक कर दिया गया। जफरुल इस्लाम एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के, इंटरनेशनल लेवल पे एक पीएम नरेंद्र मोदी जी वहां का एक प्रोग्राम था आउट ऑफ इंडिया, तो उस एक मीटिंग में उस कंट्री की तरफ से जफरुल इस्लाम रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो पीएम मोदी जी और कई दिगर जो ऑफिसर्स वहां पे सेक्रेटरी थे, जो बड़े बड़े जो लोग थे, वो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। और चूंकि जफर इस्लाम एक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है और उन्होंने जो अकाउंटेंसी जो सारी चीजें सब उनको बताया, एक रिप्रेजेंट किया, तो पहले तो पीएम मोदी जी को लगा ये जफरुल इस्लाम पाकिस्तान के हैं। तब उन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि ये कौन शख्स है जो इतना नॉलेज रखते हैं। तब उन्होंने कहा नहीं, ये इंडिया से है, ये बॉम्बे में रहते हैं और यहाँ कई सालों से हैं और ये यूपी के हैं। तो उन्होंने तुरंत उनके साथ उनको अपने बुलाया और उनसे कहा आप इंडिया वापस आइए और आने के बाद हमको आपकी जरूरत है। आप आने के बाद आते ही बराबर आपको एयर इंडिया का इंडियन लेवल पे आपको वहां मेंबर बना दिया गया और राज्यसभा की मेंबरशिप उनको दी, राज्यसभा एमपी बोलकर उनको दिया गया। दूसरा, डॉक्टर फौजिया तहसीन खान, जो जिस शहर से मैं आता हूं, काफी असर रखती हैं आप, एक राष्ट्रवादी के एक लीडिंग और इंटेलेक्चुअल लेडी है। हालांकि मैं बीजेपी से हूं, मगर वो मेरे सरपरस्त हैं। क्योंकि जब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को लगा कि इंटेलेक्चुअल लोगों को जमा करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, तो डॉक्टर फौजिया तहसीन खान को ओम बिरला जी के साथ में एक टीम लेकर दुबई जाकर वहां के जो गवर्नमेंट किंग्स थे उनके साथ मीटिंग करके वहां से कई प्रोजेक्ट इंडिया को लेकर आए। ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर टैलेंटेड है आदमी, आदमी में कुछ है, जान है, तो उसको मौका मिल जाता है। हिंदुस्तान में बहुत मुस्लिम ऐसे टैलेंटेड है जो लोग, जिसमें कांग्रेस ने या राष्ट्रवादी ने, मैं किसी पॉलिटिकल का नाम नहीं लेना चाहता, मगर उनको दबा कर रखा गया था। उनको और उनको आगे आने के कम मौके मिले। मुझे बताइए ना, आप जो अगर थोड़ा राष्ट्रवादी का, कांग्रेस का अगर कुछ हिस्ट्री देखेंगे तो ये कमिटीज तो हमको मालूम भी नहीं थे। घर में ही उनके जो इतने लोग रहते थे, राजे साहब, ऐसे घर में लिस्ट बनती थी, अक्का काका और अक्का काका दादा सब होने के बाद उनको अपना यहाँ पे अपॉइंटमेंट दिया जाता था। हाँ, मुसलमान की जो हम वो बात करते हैं
तो आज आम मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। आज इतना बड़ा एक इशू, मैं जम्मू कश्मीर गया था, जम्मू कश्मीर में एक दौरा था अपना, वहां पे लेह लद्दाख पूरा जम्मू कश्मीर में। मैंने वहां एक ड्राइवर थे, उनके साथ अब मुस्लिम थे वहां पर, उन्होंने जब मुझे बताया कि मैंने कहा भाई अभी जो भारतीय जनता पार्टी और जो ये हुआ, जो आप जो सेपरेशन हुआ 370 जो वो यहाँ से हट, इसका फायदा आप लोगों को हुआ या नहीं? तो वो साहब ने कहा हम इतने शुक्रगुजार हैं जी पीएम मोदी जी के कि उन्होंने, अमित शाह जी के, उन्होंने हर चीज, अगर मैं एक ड्राइवर हूं, अगर मुझे आरटीओ ऑफिस जाना पड़ता था तो मुझे कम से कम 5 से 1000 रुपए खर्च आते थे, किसी डॉक्यूमेंट लाइसेंस हो, छोटी सी चीजें हैं। मगर आज मुझे 100 रुपए में ऑनलाइन में निकाल लेता हूं और सारी चीज मुझे अपना ट्रांसपेरेंसी जो है, ये बहुत बड़ी चीज है। आज जम्मू कश्मीर के मुसलमान मैक्सिमम मिनिमम जो है वो मैक्सिमम लोग अपना वहां पे इधर जुड़ गए हैं, बीजेपी से जुड़ गए, बीजेपी से जुड़ रहे हैं। अच्छा, आप आने वाले 2024 के इलेक्शन में देखेंगे इंशाल्लाह कई परसेंट अपना मुस्लिम वोट परसेंटेज बढ़ेगा। बीजेपी दावा करती है कि वो मुस्लिम खवातीन की वोट भी ले रही है, वो बेशक 100% है। जो तलाक का जो इश्यू वो हुआ था, सब सारी चीज, और उसके ऊपर जो बिल आया है, आज इतनी बड़ी रोकथाम है। भले ही मुस्लिम औरतें वो एक्सपोज एक तहजीब और हिजाब की वजह से जो लोग अपना अपने घर में हैं वो बाहर बोलती नहीं है, मगर अंदर से यूपी में जो इलेक्शन हुए, जो वोटिंग हुई, वो तकरीबन 100% अपना पे मुस्लिम, अगर वो नहीं 5% मुस्लिम वोट मिला तो ये कहां से आया? जी जी, मुस्लिम लेडीज ने ज्यादा से ज्यादा, ये बीजेपी दावा करती है। अच्छा सर, आपका और अमित शाह का बहुत अच्छा रिश्ता है, हमने ऐसा सुना है। तो आप जब फर्स्ट टाइम उनसे मिले थे, उसी के बाद शायद आप सेंसर बोर्ड के मेंबर बने, तो मेरे किस तरह हुआ? हिंदुस्तान के काफी एक काबिल नेताओं में से है वो, और क्योंकि और मुझे उनसे मिलने का शफकत हासिल हुआ। एक जगह अपना वहां पे मेरे उस्ताद थे, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है, उन्होंने मुझे दिल्ली में मिलाया था। और अगर मेरी ख्वाहिश ये थी कि कभी फिल्मों का काफी शौक हुआ करता था बचपन में, या सब सारी चीज देखा करते थे, जाहिर में था कि कई साल अपने महाराष्ट्र जर्नल साहब का सेक्रेटरी रहने के बाद, यशवंतपाल नांदेड़ का प्रेसिडेंट रहने के बाद, और यूनिवर्सिटी के भी पॉलिटिक्स में काफी हमारा योगदान था। तो मैंने उनसे कहा था कि आप दिल्ली में हैं, मेरे लिए कुछ कीजिए। तो उन्होंने एक दिन मुझे अचानक दिल्ली बुला लिया, और शाम में कुछ घर में एक फंक्शन था, वहां ये सब लोग आए हुए थे। उन्होंने मुझे बुला के पूछा क्या कह रहे थे आप, आपको क्या बनना है? अमित शाह के? जी हाँ। तो मैंने कहा फिल्म सेंसर बोर्ड पर। तो उन्होंने फौरन मेरा रिकमेंडेशन किया और उन्होंने कहा कि मैं बेटा मानता हूं, और दूसरे दिन ही मुझे तकर्रुर हो गया मेरा। और एक फिर मैं उससे जुड़ा, क्योंकि मैंने देखा हूं, अब आप बीजेपी कोई प्रोजेक्ट जो पॉलिटिकल लोग जो करते हैं कि भाई ये बिल्कुल अपना मुसलमानों के खिलाफ है, मुझे बताइए परवेज चक्र अब्दुल हमीद की बरसी कितने लोग अपना वहां पे, कांग्रेस वाले राष्ट्रवादी लोगों ने कितने मरतबा मनाई होगी? आरएसएस के जहां नागपुर का जो हेडक्वार्टर है वहां परवेज अब्दुल हमीद साहब की वहां पर बरसी मनाई जाती है, ये कितने लोगों को मालूम है? क्योंकि दूसरा कैसा है, मैं एक अपना वहां पर, क्योंकि मैं एक नोटरी वकील हूं, और 2021 में मैं महाराष्ट्र नोटरी एसोसिएशन का चेयरमैन होने के नाते मेरे बेटे का 10 दिसंबर को एक्सीडेंट हो गया था, और मैं वहां से हिल नहीं सकता था। मगर मुझे कुछ हमारे एसोसिएशन के जो भी है अहदेदार, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा बिल आने वाला है 21 तारीख को। कौन सा बिल? नोटरी बिल। अच्छा, नोटरी बिल 2021। वो नोटरी बिल इतना खतरनाक था जो हम असेंबली में पास होने वाला था, लोकसभा में पास होने वाला था। जिनके 15 साल हो गए वो नोटरी वकीलों को वो घर पे बिठाने वाले। इशू आया था बीच में।
अब चूंकि मैं दुविधा में था, इधर मैं बेटे को देखूं या फिर अपना ये सब लोगों को लेके वहां पहुंचूं, क्योंकि ये जो कामयाबी मिली, बहरहाल हम दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद मेरे साथ हमारे एडवोकेट यशवंतराव खराड़े, यतीश डांगे और कई दीगर परवीन नलावड़ ऐसे और 250 लेडीज जिसमें हमारे मुस्लिम बच्चे थे, सब जो वहां थे पहुंचे। अगर वो बिल आता 2015 में, अगर वो 15 साल अगर वो लोग घर को बैठते हैं, मैं इतना खतरनाक बिल था वो, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस, जब हम वकील बनते बनते हमको 30 साल लग जाते हैं। 30 साल के बाद अगर हम प्रैक्टिस कोर्ट में करते हैं, उसके 10 साल की सीनियरिटी के बाद हमको नोटरी का लाइसेंस मिलता सर है। अभी हम शहर की बात करेंगे। आप इतने इतने दिनों से इस शहर में काम कर रहे हैं, नोटरी की, यहाँ पर भी आपने बहुत अच्छा काम किया है। एक बड़ी समस्या है इस शहर में, यहाँ पर 20 बाई 30 के प्लॉट, इलीगल प्लॉट बनाकर बेच दिए जाते हैं, जो गरीब लोग ही खरीदते हैं, जिनको घर की जरूरत होती है, वो कैसा वैसा पैसा जमा करके। उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही बहुत दिनों से। इसको लेकर के आपने कुछ सोचा है? क्योंकि आपकी हुकूमत है, यहाँ पर भी है, वहां पर भी है, और आप असर रखते हैं। माशाल्लाह, ये बहुत सही है, क्योंकि तो हमारा मानना है कि 20 बाई 30 की जो रजिस्ट्री वगैरह होती थी, वो कैसा है, नोटरीज, ये सॉरी, स्टैम्प एक्ट जो है उसके अंदर अपना वहां पे ये रजिस्ट्री इलीगल हुआ करती थी। यानी कि कुछ अपना वहां पे जो लोग है वो मिलकर अपना वहां पे वो 20 बाई 30 की वो करते, मगर कैसे है कि अमेंडमेंट होते ही हुआ, गवर्नमेंट का उसके से रेवेन्यू बहुत नहीं मिल पा रहा था। हाँ। तो हमारा मानना है कि ठीक है, आज तक जो हुआ, अगर जो भी आपको लेके आना है, अमेंडमेंट लेके आना है, आज 12 अक्टूबर 2023 है, 12 अक्टूबर 2023 के जितने भी पुराने जो भी रजिस्ट्री होंगे, क्योंकि गरीब गुरबा एक काम करने वाली, एक जिसने अपना पैसा जोड़ जोड़ कर अगर प्लॉट लिया होगा, अगर उसकी रजिस्ट्री अगर वो की होगी, और वो आज अगर उसका कोई चीज नहीं उसकी रजिस्ट्री होती है, तो इसके लिए हमारा हमने हाईकोर्ट में और उसके बाद अब हम सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन दाखिल हुई है। और गवर्नमेंट भी इसके लिए, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट बीच में शुरू की थी, जी। बाद में फिर कुछ लोग अपना हमें अपील में जाने की वजह से आज सुप्रीम कोर्ट में स्टे है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में स्टे होने की वजह से ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि जुडिशरी का मामला है। मगर हमारी कोशिश चालू है, इंशाल्लाह गवर्नमेंट जो अपने हाथ में, हमारी भारतीय जनता पार्टी हो, हमने उसको नेशनल लेवल पे है, वो सब सारी चीज इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। आप कोशिश है, जारी है बेशक। कि जिस तरह 2014 के बाद जो हालात बन गए हैं मुल्क के, और कोई मोहब्बत की दुकान खोल रहा है तो लोग उस दुकान पर रश करना शुरू कर दिए, यानी नफरतें बढ़ती जा रही थी और मोहब्बत कम हो गई थी। उसकी वजह सियासी है या समाजी है, या ये बहुत दिनों से चल रहा था, 14 के बाद शुरू हुआ। और ये आपस का इत्तेहाद और प्यार मोहब्बत सभी समाज में होने के लिए आप अपने दिमाग में क्या सोच रखते हैं? मेरा मानना है कि इंटरकास्ट जो शादियां हो रही हैं या हुई है, उसके वजह से जो हिंदू मुस्लिम को अपना एक्सपोज किया जा रहा है, नहीं किसी भी बहाने से, शादी नहीं, मॉब लिंचिंग देखिए आप। नहीं देखिए, वो इसके ऊपर आ रहा हूं। आपको मालूम होना चाहिए या मालूम भी होगा कि कुछ लोग इसको अपना वहां पे पॉलिटिकल इश्यू बना के अपना अपना जो राजकारण जो कर रहे हैं इसके ऊपर, जैसे कि मुरली मनोहर जोशी, उनके दामाद मुस्लिम हैं जी। राजेश पायलट, उनके ससुर फारूक अब्दुल्ला साहब, वो मुस्लिम हैं। ये पढ़े लिखे लोगों में ये चीजें बिल्कुल हाँ, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, उसी का अगर सवाल सुन लीजिए, पढ़े लिखे लोगों का परसेंटेज अगर हमारे हिंदुस्तान में हम देखेंगे तो वो थोड़ा है, और वो पढ़े लिखे लोग तो ठीक है नहीं करते, लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं, जो ज्यादा समझते नहीं सब बातों को, वहां तो गड़बड़ है ना सर। बेशक बजा फरमाया। मैं एक वाकया आपको सुनाता हूं। बुल्ढाना की एक गैर मुस्लिम लेडीज, और वो पागल मेंटली, जो उनसे कुछ उनकी तबीयत वगैरह उनकी नासाज रहती थी, उनको कुछ समझ में नहीं आता था, तो कुछ मुस्लिम बच्चे ने वो जो जिसको अपना वहां पे कारागरी का काम करते थे, वो
सीमेंट रेती का अपना मिस्त्री का, वो बच्चे ने जबरदस्ती उसको वहां से लाया औरंगाबाद। औरंगाबाद लाने के बाद कि भाई आपको धर्म बदलना है, सब सारी चीज करना है, और वो चेंज करके अपना वहां पे उनसे शादी हो गई। अब जबकि उसको जब वो एक पेशेंट टाइप थी वो, उसके अंदर अपना वहां पे उसको मालूम ही नहीं था क्या होने जा रहा है, क्या कर रहे हैं हम, और जो भी है। उसके बाद वो सारी चीजें जब मालूम हुआ तो फिर उसमें हिंदू मुस्लिम को बड़ा फसाद हुआ। मैं ये चाहता हूं कि अगर आप लीगली तौर से अगर कोई चीज करते हैं, अब प्रॉपर वे से जाके हमारा क्यों? कानून इंटर लॉ मैरिज को बढ़ावा देता है। मैं वही बता रहा हूं ना, तो ये अवेयरनेस नहीं रहने की वजह से ये सारी चीजें होते हैं, क्योंकि उसका एक तरीका है। आप जाते हैं वो लगता है कि मॉब लिंचिंग हो गई, ये हो गई, हर चीज हो गई। अब परसों औरंगाबाद में 15 दिन पहले अपना एक मामला आया, एक मुस्लिम बच्चे ने एक गैर मुस्लिम बच्ची से शादी हुई। नहीं साहब, ये बता दो। ये बातें पहले भी हुआ करती थी, ये है ना? कांग्रेस गवर्नमेंट में या किसी और गवर्नमेंट में, लेकिन 2014 के बाद नहीं, ऐसा ये गलत फहमी है। हाँ। ये गलत फहमी है, उसमें मैं आ रहा हूं। आपको तरीके से अपना आप शादी करना चाहिए, आपको कोर्ट में जाना चाहिए, कोर्ट में जाकर तरीके, जब आप अगर कोर्ट में पहुंच गए, पहुंचने के बाद वो लीगलाइज अगर आपकी शादी होती है, तो दुनिया के कोई समाज, दुनिया की कोई ताकत उसको अपना आप कैंसिल नहीं कर सकती। मगर चूंकि आप जानबूझ के, या हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर आपको जहन में रखकर अगर काम कर रहे हैं, उसके वजह से ये प्रॉब्लम्स की जरूरत है। सिर्फ शादी ही मसला नहीं है सर, रहना, खाना पीना, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, यहाँ तक बात चल रही है। नहीं, अपने अपने रिलीजियस का जो भी है, उनके जहन में कोई चीज होगी, और उसको, भाई एक मुल्क है, उसको तो बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है ना, उसको तो वो चीजें ठीक है, वो जहन में आएगी। कुछ लोग, मैंने क्या कहा कि कुछ लोग हर समाज में, हर पॉलिटिशियन में 1-8% अपना वहां पे कोई लोग अपना कोई चीज सामने रखते हैं, उसके वजह से कभी कभार एक आधा गलत डिसीजन। तो हम मान लेते हैं कि कुछ लोग हैं, लेकिन आप चूंकि एक लीगल सेल की जिम्मेदार शख्सियत है और माशाल्लाह मुसलमान भी है, तो इस तरह की गलतफहमियां दोनों समाज में ना हो, उधर भी ना हो ना इधर भी ना हो, उसके लिए आप किस तरह की पहल करना चाहते हैं, या आपने कोई पहल कर रखी है? कर रखी है हमने काफी दिनों को, अवेयरनेस हमने हर जगह अपने मुस्लिम इदारों में जाके, हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि मैं अपने समाज को, क्योंकि मैं नुमाइंदगी करता हूं अपने समाज की, तो मुझे अपने समाज को कुछ देना है वापिस। उसके लिए मैं चाह रहा हूं कि ये इन चीजों से अगर हमें थोड़ा हटके अगर हम उस पर देखें, ज्यादा जरूरत हमारे बच्चों को पढ़ने की है। आप हमारे बच्चे अपना अगर काफी आप कश्मीर में जाके देखिए, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी गवर्नमेंट है, आप अगर रेशियो निकाल के देखेंगे यूपीएससी का, तो सबसे ज्यादा मुस्लिम बच्चे और बच्चियां आज आईएएस आईपीएस हो रही है। ये पहले क्यों नहीं हुआ, कई सालों में क्यों नहीं हुआ, कांग्रेस गवर्नमेंट में क्यों नहीं हुआ? ये उसकी बहुत बड़ी वजह है कि मुसलमान को आने नहीं दिया गया, क्योंकि इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं, जो पढ़ने वाले लिखने वाले बच्चे जो है, वो लोग आज बीजेपी गवर्नमेंट उनको प्रोजेक्ट कर रही है। आपको पता नहीं होगा, बीजेपी गवर्नमेंट ने इदारे में फ्री यूपीएससी की कोचिंग क्लासेस वहां खोल रखी है, जहां पे ऐसे टैलेंटेड मुस्लिम बच्चे बच्चियां आज बन रहे हैं। होता क्या है कि हमारे अवेयरनेस में नहीं होने की वजह से ये सारी चीजें क्यों होते हैं। कोई आईएएस या कोई आईपीएस या कोई आईएफएस को आपने देखा क्या, ये मॉब लंचिंग करते हैं या इंटरकास्ट करते हैं, बता रहे हैं। उसकी वजह ये है, सबसे बड़ी जो चीज है, हमारे बच्चों को एजुकेशन की सख्त जरूरत है। आज मैं आज बोलता हूं, अपने जो मुस्लिम बच्चे हैं, वो डॉक्टर मत बनो, इंजीनियर मत बनो। एक वकीली पेशा एक ऐसा पेशा है कि आप वकीली पेशे में आने के बाद अगर आप में काबिलियत है, तो आप, हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम कई बने हैं, आज हाई कोर्ट जस्टिस कई हैं। ये हर फील्ड में वास्ट है। आपको अंदाजा नहीं है कि एक वकील अगर वहां पर अगर कोई कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता है, साहब उसका पैकेज अपना वहां पे आप सोच नहीं सकेंगे, 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए साल को जाता है। कई ऐसे मुस्लिम बच्चे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, कई बच्चे मुस्लिम
जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो बैठते हैं, जो तालीम हासिल करे, तालीम हासिल जब तक नहीं होगा तब तक मुसलमान के बच्चे में अगर ये तालीमी का शौक जब तक पैदा नहीं होगा, हमारे घरों को मैं दरख्वास्त करता हूं अपने मुस्लिम भाई बहनों से और उनके वालिद वालिदाओं से कि वो पढ़ाई की तवज्जो दे, और इंशाल्लाह आपको एक मेरिट ही जब तक आपके पास कलम नहीं आएगा तब तक आप कोई चीज की तब्दीली या बदलाव नहीं ला सकते। और आप सेंसर बोर्ड में 2018 से काम किया है आपने, आपका तजुर्बा, और क्या ऐसा आपने किया वहां पर जो आप जिंदगी भर याद रख सकते हैं? अल्लाह ताला पता नहीं कब किससे काम लेंगे, और सारे चीज अपना वहाँ पे कई लोगों ने कहा आप सेंसर बोर्ड में गए, मुसलमान जाना नहीं चाहिए, अला फला यूं सब सारी चीजें बातें हुई, मगर वो एक 1952 का फोटोग्राफी एक्ट है, उसके तहत आपको सारे चीज उसके अंदर आपको अपना वहाँ पे जो भी है सेंसर करना पड़ता है। तो हमने वो काफी स्टडी वगैरह करके, यूपी के एक वसीम रिजवी है जो बिल्कुल अपना कम्युनल माइंड के थे, सब सारी चीजें काफी लंबा चौड़ा उनकी हिस्ट्री है। उन्होंने एक पिक्चर डायरेक्ट की थी। अच्छा, खुद बनाए थे डायरेक्ट? उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान पे काफी गुस्ताखी हुई थी, और इत्तेफाक से वो कमेटी में मैं था, तो मैंने उसको अपना वहाँ पे इतराज किया, और मैंने हमारी कमेटी ने, तो ये कॉन्फिडेंशियल बातें होते हैं, उसको रिजेक्ट किया। तो रिजेक्ट करने के बाद आला अफसरान जो भी हैं, जो पॉलिटिकल में नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि आप मुस्लिम हैं, उनको रिजेक्ट कर रहे हैं क्या? मैंने उनको चीज को बताया कि ये अगर खुदा ना खास्ता ये मूवी अगर आती फिर से 1947 हो जाता, तो इस बात को भारतीय जनता पार्टी के जो भी है अहदेदार कर उन्होंने इस बात चीज को समझा, और मेरी काबिलियत देखकर मैं अभी 2018 से आज मैं काम कर रहा हूँ। सर, हमारे औरंगाबाद शहर की अगर हम बात करें, यहाँ पर दो तरह के मसले हैं। एक तो महाराष्ट्र में मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर एक मसला है, और दूसरा संभाजी नगर और औरंगाबाद का, दोनों कोर्ट में चल रहे हैं। लेकिन ये जो मुद्दे हैं, इस तरह के मुद्दे, ये सियासी तौर पर किस तरह हल हो सकते हैं, या सियासत ही है इन मुद्दों में? मेरा मानना है कि कोई भी गवर्नमेंट या जो भी उनके अख्तियारात के रहते हैं सारे चीज अपना वहां पे, क्योंकि एक बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि ये मुनासिब नहीं है कि मैं इसको कुछ बोलूं, क्योंकि ये कोर्ट के सामने है, तो जाहिर है आप लोगों को सब हालात मालूम है। इंशाल्लाह जो कोर्ट, जैसा कि हमने बाबरी मस्जिद का जो डिसीजन था, पहले मैं मुस्लिम हूं, हम सब अपना वहां पे थोड़ी मस्जिद का मामला था, मुसलमानों से जुड़ा हुआ था, जज्बाती मामला था, मगर चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है कि जहां का हुक्मरान के जो अपना कानूनी दौर रहते हैं उसको आपको मानना चाहिए, तो उस तरह से हमने जैसा कबूल किया था, तो मैं मुसलमानों से दरख्वास्त करता हूं जो भी कोर्ट के ऑर्डर आते हैं, तो हमें एक बड़े दिल से अपना उसको कबूल करना चाहिए, और इस नुक्ताचीनी को खत्म करते हुए ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को वकील बनाइए, आईएएस बनाइए, आईपीएस बनाइए। आप जनरेशन को ऐसा बदल नहीं सकते। आप कब तक रोते बैठेंगे हिंदू मुस्लिम? आप काबिलियत लेकर आइए, काबिलियत लाने के बाद आपको खुद सारे चीज, एक मुस्लिम कलेक्टर अगर रहा तो कभी अपना उसके कई खानदान और कौम के लिए कितना वो काम करेगा उसका अंदाजा लगा नहीं सकते आप। और ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों की दुश्मन नहीं है। मैंने अभी इसी थोड़ी देर पहले कहा कि अब्दुल हमीद साहब परम उम्मीद जो है उनकी बरसी अगर आरएसएस के संगठन में वहां होती है तो कई मुसलमान जो जुड़ रहे हैं, और उसके लिए हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। आप यहां लग रहा है कि आपको देश कमजोर हो रहा है या कुछ ऐसी चीजें आप बोल रहे हैं, मगर ये गलत है। आज इंटरनेशनल लेवल पे हिंदुस्तान का नाम काफी ऊंचा हुआ है। ये एक पीएम मोदी जी की बहुत बड़ी कोशिश है, और ये बहुत बड़ा एक हिंदुस्तान के अवाम के लिए एक बहुत बड़ी शायद की फख्र की बात है। ये थे सिकंदर साहब, जो जिस तरह उन्होंने जो भी मुख्तसर टाइम था हमने उनसे जानने की कोशिश की, बीजेपी की उनकी जमात जो है वो मुसलमानों से किस तरह का व्यवहार करती है वो भी हमने उनसे जानने की कोशिश की। सिकंदर साहब का कहना है कि अगर हम लोग अपने बच्चों को आला तालीम दिला पाए, चाहे कुछ हो जाए, आला तालीम अगर बच्चा पाले
तो यकीनन उसे वो अपना इस समाज में अपनी जगह बना ही लेता है। और सिकंदर साहब ने भी रिक्वेस्ट की है लोगों से कि आप अपने बच्चों को मेहनत कर कर, कुछ भी कर कर बच्चों को तालीम दिलवाइए, ताकि समाज में वो अपना एक मुकाम बना सके। मैं फिर से कहूँगा कि नफरतों के जो रिजल्ट आता है वो नफरत ही होता है। अगर हम अपनी ओर से मोहब्बत की और प्यार की बात करें, अगर हम अपनी ओर से इस काबिल हो जाए कि हम कुछ समाज को दे सकते हैं, यकीन मानिए कोई भी समाज या दुनिया का कोई भी समाज उसको नाकारा नहीं कर सकता। उसको उसे उसे कबूल करना ही पड़ता है, अगर आप में इतनी सलाहियत है तो। शुक्रिया साहब। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज, नमस्कार, जय भीम। शुक्रिया।